हाय एवरीवन। आईटी जैम 2024 का एग्ज़ाम जो कि फरवरी 11 को कंडक्ट किया गया था, आज की इस सेशन में मैं उसकी पेपर एनालिसिस करने वाली हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल को डिस्कस करने वाली हूँ, टॉपिक्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेल यू कि अभी तक मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है, क्योंकि पूरा पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जैम की वेबसाइट पर भी नहीं। ये सेशन और डिटेल में तब आ पाएगा जब पूरा पेपर मैं देख लूँगी, बिकॉज उस टाइम पर अभी क्या है कि अभी मैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज पर के बेसिस पर ये सेशन आपको दे रही हूँ, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। बट एक बार जो मैं देखूंगी, जो टीचर है उसकी एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट। तो वो जो टीचर वाली एनालिसिस है एग्जैक्टली वो मैं पेपर को देख कर ही बता पाऊंगी, बट जो बेसिस द फर्स्ट रिस्पॉन्स जो स्टूडेंट्स का आया है उसके बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। डिफिकल्टी लेवल जो मुझे पता चला स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये था कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। 2021 के पेपर जैसा नहीं था कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस आ गई, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस आ गई, ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड द पेपर इजी टू मॉडरेट। अब इजी टू मॉडरेट पेपर के ना दो फायदे होते हैं। एक तो होता है कि अब बच्चे पैनिक नहीं करते हैं, पेपर आराम से करके अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है पेपर करने के दौरान, क्योंकि पेपर आता होता है बच्चों को। बट उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि जब पेपर ईजी आता है तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब तो हमारी नैया हो गई है पार, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो केयरलेस हो जाते हैं। तो इस पेपर में रैंक वो बच्चा ला पाएगा जिसने गलतियां कम की होंगी, वो नहीं जिसने पढ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे वो सब बच्चों को आते ही थे। बट जब ऐसा पेपर आ जाता है तो आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी केयरफुलनेस मैटर कर जाती है, कि आप कितने केयरफुल होकर पेपर कर रहे हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छी नॉलेज हो, बट उसने केयरलेसनेस से पेपर करा हो तो उसकी गलतियां ज़्यादा हो जाएंगी। और आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो, बट जो पेपर आया था वो उतना आपको आता था और आपने उसको केयरफुली किया, तो आपकी रैंक बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर रैंक सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करने वाला है? सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करने वाली है कि आपका पेपर जो है वो किस लेवल का जो है वो, सॉरी, किसने कम गलतियां की हैं, ठीक है। अब सेक्शंस के बारे में बात करूं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी, तीन सेक्शन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो ईजियर थे एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज एंड एमएसक्यूज। तो ये सेक्शन वाइज जो रिजल्ट मेरे पास है वो ये आया है। अब एक और बात भी कर लेते हैं यहाँ पे कि सेक्शन वाइज और पेपर का लेवल तो चलो ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो पूछे ही नहीं गए, जैसे ऑर्गेनोमेट्रिक्स बहुत कम था, इसी तरह से फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलमोस्ट थी ही नहीं, जो कि ओके है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जैम में बहुत बैलेंस होता है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन होता ही है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ टॉपिक्स पे एग्जामिनर वेटेज ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो इस बार भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें ज़्यादा वेटेज नहीं थी, बट वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आया है हमें तो एक्चुअली वो करना है ना, हमें तो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिखा रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। जैसे आपके पास आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर बताना है इन आयंस का। अब हमें पता है कि इन आयंस में जो हाइड्रेटेड साइज होता है, यानी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होता है, वो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना कम साइज होगा उतनी ही एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। तो लिथियम का जो साइज है वो कम है तो उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, और एजी का साइज ज़्यादा है तो इसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी। तो ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर है। और हमें पता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन होगा उतनी उसकी मोबिलिटी होगी, तो मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। अब अगेन ये क्वेश्चन क्या है मैं तभी बता पाऊंगी जब पेपर मेरे पास आ जाएगा, बट ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स को याद थे मेमोरी बेस्ड उसके बेसिस पर है। इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या पूछा गया था ओजोन का। अगर आपने द मेंटर्स पर टेस्ट सीरीज ली थी, मैंने फुल टेस्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन डाला था कि ओजोन जो होती है वो डायमैग्नेटिक होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। क्वेश्चन था एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने उस तरह वो क्वेश्चन किया था तो मुझे आई एम श्योर कि आपने क्वेश्चन सही किया होगा। ओजोन जो होती है वो डायमैग्नेटिक होती है, राइट। इसी तरह से N2 और O2 गैस का गैसियस स्टेट से एक क्वेश्चन था, सेम टेम्परेचर पर रिलेशनशिप पूछी गई थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में, मोस्ट प्रोबेबल और काइनेटिक एनर्जी। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था गैसियस स्टेट से। उसी तरह से सॉलिड स्टेट में किसी एक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई थी। वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को इतना याद नहीं है, बट पेपर आएगा तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर्स का रेशियो पूछा गया था NaCl2 और BaCl2 का गिवन कंसंट्रेशंस पर। तो उसमें हमें वैन हॉफ फैक्टर का यूज़ करना था कि NaCl जो है क्योंकि वो 2 आयंस में डिसोसिएट होता है तो I2 होगा, BaCl2 3 आयंस में डिसोसिएट होता है तो उसका I3 होगा। तो इस तरह से हमें करना था। इसी तरह से B2 और C2 की
पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये प्रॉपर्टीज़ पूछी गई थी, जो कि ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये जैम एग्जामिनर्स का, कि B2 N2 C2 इनकी MOT के बेसिस पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लिया जाता है, राइट। उसी तरह से ही आपके पास लैम्बर्ट बियर लॉ से क्वेश्चन था कि अगर 1 मोलर 50% अब्जॉर्ब करता है तो 2 मोलर की अब्जॉर्बेंस कितनी होगी, इस तरह से। ऐसे ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली क्लेडन में से आया था। जब मैं कहती हूँ ना बार बार कि क्लेडन अपने को करनी चाहिए बहुत अच्छे से, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पे जो है सो ये वाला क्वेश्चन आया था आपका क्लेडन से जो आया था, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली ये बताना था कि एसीटेट के बाद आपको से ये रिएक्शन के बाद आपको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यानी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करनी थी। ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। एंथैल्पीज के बेसिस पे क्वेश्चन आया था कि एंथैल्पीज गिवन थी, वो हेसस लॉ वाले जो क्वेश्चन होते हैं दे वर देयर इन द पेपर। इसी तरह से क्वेश्चन था कि Sc2+ में जो ट्रांजिशन होती है वो लापोर्टे अलाउड होती है, स्पिन अलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन में से हमें पता है कि D1 है तो स्पिन अलाउड होगी, लापोर्टे फॉरबिडन होगी। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन द एग्जाम। जो पूरा जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करूँगी, उसके बाद आप अपने मार्क्स जो हैं उनको भी लगा पाओगे जब एक बार पेपर आ जाएगा। बट बेसिकली अगर आप यार मुझसे पूछते हो यहाँ पे कि पेपर इस तरह के पेपर में कट ऑफ कैसी होगी, देखो पहली बात तो ये कि बहुत बार बच्चे जब बाहर आके कहते हैं ना कि पेपर ईजी था, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी, बट बाद में पता चलता है कि अरे यार ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। तो एग्जैक्ट कट ऑफ मैं तुक्के नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर को देखने के बाद बताऊंगी। हाँ, एक जनरल आइडिया मैं आपको यहाँ पे ये दे सकती हूँ कि कट ऑफ थोड़े हायर साइड पे रहने वाली हैं, थोड़े हायर साइड पे। और अगर आप कुछ भी लाइक 65+ स्कोर कर रहे हो तो मैं कह सकती हूँ कि आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो, आपका फॉर श्योर। या फिर मैं 60+ में भी एक बार के लिए ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई IIT मिलने के चांस हैं 60+ स्कोर में, ओके। जनरल के लिए मैं कह रही हूँ। एग्जैक्ट स्कोर मैं इसलिए नहीं बताना चाहती, एग्जैक्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड, बिकॉज मैं खुद पेपर पहले देखना चाहती हूँ, बिकॉज मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट्स की जजमेंट और मेरी जजमेंट में बहुत डिफरेंस होगा। तो उसके बाद ही आई विल बी टेलिंग यू दी फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है, मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। सो गाइज ये एक जनरल एनालिसिस थी पेपर की। ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैम 2025 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उत्कर्ष 1.0 जो है वो कोर्स शुरू हो चुका है, उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। एंड इट्स एन अमेजिंग कोर्स, वेरी अफोर्डेबल, और सारी उसके जो फीचर्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाले हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको लगता है आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो भी एक नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप उस पर मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो कि कौन से पेपर के लिए प्रिपेयर करना है एंड ऑल ऑफ दैट। और भी ऐसे काउंसलिंग सेशंस हम जो हैं वो आपके लिए आगे लाते रहेंगे जैसे जैसे रिजल्ट। तो अभी बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, एक बार आपका पेपर जब आ जाएगा, रिस्पॉन्स शीट, उसके बाद, और ये सारी सब चीज़ों के लिए इन्फॉर्म रहने के लिए कि कब क्या हो रहा है, द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड कर लेना, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि कब रिस्पॉन्स शीट आएगी, उसके बाद कब आपका जो है वो एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम पर क्या करना है, अगर जैम नहीं हुआ तो क्या करना है। वी विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सेशंस फॉर यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट पूरा आपकी MSc के एडमिशन तक और उसके आगे भी हम आप लोग जो है द मेंटर्स से प्रॉपरली गाइडेंस ले पाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। इफ़ यू हैव एनी, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये चीज़ भी मुझे फील हुई। अगर आपको कुछ फील हुआ कि पेपर में पर्टिकुलरली ऐसा था या ये टॉपिक ज़्यादा था, ये कम था, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन अनदर सेशन वेरी वेरी सून।